हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सचिदानंद पांडे आज आपके सामने लेकर के आया हूँ क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 वीवर्स क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्लास 8, 9, 10 हिस्ट्री के वीडियोस बनाता हूँ, साथ साथ इंग्लिश का वीडियो बनाता हूँ। तो उसी सीरीज़ में इससे पहले मैंने क्लास 8 हिस्ट्री के 5 चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया था और आज आपके सामने मैं प्रेजेंट हूँ चैप्टर नंबर 6 को लेकर के वीवर्स क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो आइए समझते हैं वीवर्स क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज़ को। दोस्तों, ये शुरू होता है, स्टोरी आपकी शुरू होती है 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी, ठीक है, इंग्लैंड से इंडिया आई बिजनेस करने के लिए। वो क्या करते थे कि इंग्लैंड से जब वो आए यहाँ पे, वो उनके लोग आए, ठीक है, तो वो क्या करते थे कि इंडिया से सस्ते सामान खरीदते थे, जो यहाँ के रॉ मटेरियल्स होते थे, सस्ते सामान खरीदते थे और सस्ता सामान खरीद करके, ठीक है, वो सेल करते थे ले जाके यूरोप में, ब्रिटेन में, ठीक है, और फ्रांस में, जर्मनी में, यूरोपियन कंट्रीज़ में या अपने ब्रिटेन में ही ला करके वो सेल करते थे। तो यहाँ से जब वो सस्ते में ख़रीदते थे, ठीक है, थोड़ा चीप प्राइस में ख़रीदते थे और उसको प्रोसेस करके प्रोडक्ट बना करके जब वो ब्रिटेन के या यूरोपियन मार्केट में बेचते थे तो प्रॉफिट ऑफ जो परसेंटेज होता था बहुत ज़्यादा होता था। तो धीरे धीरे पूरे के पूरे यूरोप के जो बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी थे, ठीक है, वो धीरे धीरे इंडिया की ओर अट्रैक्ट होने लगे और पोर्टुगीज़ आए, डेनमार्क के लोग आए, फिर आपको फ्रांसीसी आए। लेकिन जब ब्रिटेन वाले आए तो ये लंबे समय तक इंडिया में आकर के टिक गए, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद से आपकी फर्स्ट हेडिंग जो शुरू होती है वो होती है शुरू आपकी इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया। अब इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया क्या है, इसको समझते हैं। जब यूरोपियन कंपनियां इंडिया आई, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आपकी आई इंडिया में और आ करके यहाँ बिजनेस शुरू करने लगी, तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ का जो गवर्नमेंट सिस्टम है, यहाँ पे जो सिस्टम है, वो उस टाइम जो राजा हुआ करते थे या मुग़ल सम्राट हुआ करते थे, शहंशाह हुआ करते थे, राजा सम्राट हुआ करते थे, तो वे आपस में एक दूसरे से जलते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे जब देखा कि यहाँ कोई यूनाइटेड पावर नहीं है, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, ब्रिटिश वालों ने क्या किया कि धीरे धीरे, ठीक है, सम्राट को अपनी तरफ मिला करके, राजा को अपनी तरफ मिला करके, किंग को मिला करके, शहंशाह को मिला करके दूसरे पे अटैक करने लगे। और इसी स्ट्रेटजी के तहत फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत उन्होंने धीरे धीरे पहले बंगाल को कब्जा किया, बंगाल के बाद से फिर धीरे धीरे पूरे इंडियन स्टेट को कब्जा करते चले गए। तो एक आपके फ्रीडम फाइटर थे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने 18th सेंचुरी में इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ये कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अंग्रेज इंडिया के रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, इंडिया के लैंड रिसोर्स को, इंडिया के वाटर रिसोर्स को, इंडिया के मिनरल रिसोर्स को, हमारे मिनरल रिसोर्सेज को, हमारे लैंड रिसोर्सेज को, हमारे वाटर रिसोर्सेज को किस प्रकार से वो लूट रहे हैं और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, भारी अमाउंट में पैसा जो है कि लेकर के और अपने कंट्री यानी ब्रिटेन में सप्लाई वो कर रहे हैं, ठीक है। वो ऐसा कैसे करते थे, तो इसको मैं हेडिंग के रूप में, ठीक है, और पॉइंट वाइज मैं आपको समझा देता हूँ। आप केवल अगर इस पॉइंट को ही याद रखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को भी अगर आप याद रखते हैं तो बहुत आसानी से ये पूरा हेडिंग आपके दिमाग में रहेगा। फिर इससे चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आए चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आए, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको। फर्स्ट आपका क्या है, इम्पोजिशन ऑफ होम चार्जेस। उन्होंने क्या किया कि वो जब आए यहाँ पे, तो वो उनके ब्रिटिश वाले जब यहाँ पे आए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे आई, तो उनका जो टारगेट था वो यहाँ के लोगों का प्रॉफिट करवाना नहीं था, अपना प्रॉफिट करना था। तो वो जब यहाँ पे आए तो देखा कि यहाँ की जो सॉइल है, मिट्टी वो बहुत ही फर्टाइल है, तो यहाँ उन फसलों की खेती करनी चालू की जो यहाँ की ट्रेडिशनल फसलें नहीं थी, जो यहाँ की ट्रेडिशनल फसलें आपकी नहीं थी। जैसे कॉटन की खेती करने लगे, उसके बाद से वो इंडिगो की खेती करने लगे, शुगर केन की खेती करने लगे, ओपीएम की खेती करने लगे, जो कि यहाँ की क्रॉप्स आपकी नहीं थी, ठीक है। तो इम्पोजिशन ऑफ होम चार्जेस, तो उन्होंने क्या किया
कि यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ थी, जिस भी फॉर्म में, जिस भी रूप में, डेवलप या अनडेवलप फॉर्म में जिस भी रूप में रही, उस पर चार्ज लगाना शुरू किए, उस पर टैक्सेस बढ़ाने शुरू किए। सेकंड क्या किया उन्होंने, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन प्राइवेट फॉर कैपिटलाइजेशन। तो उन्होंने क्या किया कि इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन प्राइवेट कैपिटलाइजेशन, तो उनके जो अपने बिजनेस थे, उनकी जो अपनी कंपनियां थी, उनकी जो प्राइवेट कंपनियां थी, तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी और अपनी कंपनियों पर उन्होंने फोकस किया। और जो इंडियन कंपनियां थी, जो उस टाइम इंडिया में आपके जो इंडस्ट्रियल एरिया थे, जो उद्योग धंधे थे, जो इंडस्ट्रीज थी, भले ही अनडेवलप स्टेट में रही हो या डेवलप स्टेट में रही हो, जो भी यहाँ का लोकल उद्योग धंधा था उसकी तरफ उन्होंने ध्यान ही देना कम कर दिया। फिर उसके बाद से फॉरेन बैंकिंग, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉरेन बैंकिंग एंड शिपिंग। तो उसके बाद से ब्रिटेन से बैंक आने लगे और ब्रिटेन से लोग आने लगे। उन्होंने क्या किया, वो पैसे लेकर के आते और इंडियन लोगों को काम करने के लिए पैसे देते। उसके बाद जब इंडियन लोग उस पैसे को नहीं चुका पाते तो उनकी प्रॉपर्टी को या उनकी ज़मीनों को ये कब्जा कर लेते। फिर उन्हीं ज़मीनों पे एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते, ठेके वाली खेती करवाते, और जो ज़मीन का मालिक हुआ करता था वो इनके यहाँ नौकर यानी मजदूर के रूप में काम करता था। फिर उन्होंने आगे क्या किया, फॉरेन कंपनीज ड्रेनिंग इंडियन इकॉनमी। जो फॉरेन की कंपनियां थी वो क्या करने लगी कि धीरे धीरे यहाँ की इकॉनमी को ख़त्म करने लगी, यानी यहाँ के लैंड रिसोर्सेज को, यहाँ का मिनरल रिसोर्सेज को यूज़ करने लगी। रॉ मटेरियल यहाँ से इकट्ठा करते थे और वो अपने कंट्रीज़ भेजते थे, और उस कंट्री में, अपने कंट्रीज़ में रॉ मटेरियल से प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाए जाते थे, और प्रोडक्ट बना करके फिर पूरे यूरोपियन कंट्रीज में सेल करते थे महंगे से महंगे दामों में। इंडिया में भी वो प्रोडक्ट बन करके आते थे और सेल होते थे। यहाँ के कच्चे माल से, रॉ मटेरियल से विदेशों में कपड़े बनते थे, बाकी सारी चीज़ें बनती थी, और हम ही को महंगे दाम में वो एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगली हेडिंग समझते हैं, डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी, यानी जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, उसका डिक्लाइन होना कैसे शुरू हुआ। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी, पहले उसके फॉर्म को समझते हैं। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल का मतलब था परंपरागत, यानी बहुत पीढ़ियों से, पुराने समय से चली आ रही है। ऐसा तो था नहीं कि इंडिया के लोग कुछ उद्योग धंधा नहीं करते थे, पैसा कमाने के लिए कोई काम नहीं करते थे, काम तो करते थे, क्योंकि उस टाइम भी पैलेस बनाए जाते थे, राजाओं के रहने के लिए महल बनाए जाते थे, एक से एक भव्य ग्रैंड शानदार मंदिर बनाए जाते थे, बावड़ी बनाई जाती थी, कुएं बनाए जाते थे, ठीक है, रेशम के कपड़े बनाए जाते, सोने के सिक्के बनाए जाते थे। तो उस टाइम भी हमारे यहाँ भी कुछ उद्योग धंधा था, कुछ इंडस्ट्रीज़ थी। हाँ, ये अलग बात है कि यूरोप के कंपैरिजन में उतना डेवलप नहीं था, लेकिन फिर भी था। तो किस फॉर्म में था उसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले जो था उसका पहला टाइप क्या था, विलेज आर्टिसन, यानी विलेज के रूप में, ठीक है, यानी गांव के रूप में, ठीक है, विलेज के रूप में जो आपके आर्टिसन थे। आर्टिसन का मतलब होता है मजदूर थे, जैसे वीवर्स, कपड़ा बुनने वाले, ऑफ कोर्स क्लॉथ, ठीक है, यानी कपड़े की बुनाई करने वाले, मोटे कपड़े, ठीक है, बहुत प्रकार के कपड़े बुनने वाले, जो बुनकर थे, जो कपड़ा बुनते थे। कारपेंटर, यानी जो लकड़ी के सामान बनाते थे। स्मिथ, गोल्ड स्मिथ सुनार, ब्लैक स्मिथ यानी लुहार, तो लुहार भी थे, यानी जो लोहे के सामान बनाते थे, और आपके गोल्ड स्मिथ भी थे, जो कि सोने चांदी के सामान यानी कि जेवर आभूषण बनाते थे। ठीक है, तो एक तो उनका ग्रुप ये था जो विलेज आर्टिसन थे, यानी जो विलेज के रूप में गांव विलेज लेवल पे रहते थे और मेहनत मजदूरी करते थे, उनको काम मिलता तो काम करते थे। दूसरे जो आपके कैटेगरी थे, इसमें सेकंड कैटेगरी में क्या था कि स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्समैन इन टाउन्स। टाउन में यानी जो शहरों में क्या थे, जो स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्समैन थे, ठीक है, यानी ऐसे क्राफ्ट्समैन जो कि स्पेशलाइज थे अच्छे से अच्छा सामान बनाने के लिए। जैसे राजा का महल बनाना हुआ, सोने के सिक्के बनाने हुए, ठीक है, राजा महाराजा शहंशाह के लिए कपड़े बनवाना हुआ, ठीक है, हीरो से जड़े आभूषण बनवाने हुए, ठीक है, हाथी दांत के गहने बनवाने हुए। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि राजा महाराजा शहंशाह सम्राट, ठीक है, जो पहनते थे, सोने चांदी की थालियों में खाते थे,
ठीक है, एक से आलीशान उन्होंने कपड़े पहनते थे, तो उनके कपड़ों में सोने चांदी हीरा लगा रहता था और उनमें कारीगरी की गई रहती थी। ठीक है, तो जो स्पेशल कारीगर थे, जो स्पेशल आपके टेक्निकल कारीगर थे, क्राफ्ट्समैन थे, ठीक है, जो यूटिलिटी बनाते थे और लग्जूरियस गुड्स बनाते थे यानी ऑर्डर करने पे वो काम करते थे और उनको राजाओं के दरबार में, ठीक है, सम्राटों के दरबार में विशेष रेस्पेक्ट मिलता था। ठीक है, और उनको इनाम के रूप में बहुत सारे पैसे भी दिए जाते थे। तो ये दो टाइप के हमारे यहाँ कारीगर थे, काम करने वाले थे। इन्हीं दो टाइप से हमारे यहाँ काम होता था। तो जब ब्रिटेन वाले इंडिया में आए, ठीक है, तो उन्होंने पाया कि ये तो काफ़ी पुराना सिस्टम है, और उनके हिसाब से ये आउटडेटेड था, पुराना सिस्टम था, और हमारे यहाँ पे ये सिस्टम ठीक था। तो उन्होंने क्या किया कि उनको सबसे पहले इसको ख़त्म करना था। ये जो आपके विलेज और के आर्टिसन थे, जो गांव के मजदूर थे, इनको उन्होंने टारगेट किया। ठीक है, और इनसे काम छीन लिया। यानी ये जो मार्केट थे, जो लोकल मार्केट थे, उस पे उसको पैसा दिया ही नहीं, उसकी तरफ ध्यान दिया ही नहीं। और जो विदेशों से जो सामान आते थे उसको सस्ते दामों में रेडीमेड, जो विदेश से सामान बन के आते थे, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में सामान बनते थे, वो दिखने में अट्रैक्टिव होते थे, वो मशीनों से बने होते थे। और ये जो आपके यहाँ इंडिया में बनता था वो हैंडलूम यानी हैंडक्राफ्ट होता था, यानी हाथों से बनाया जाता था। तो क्वालिटी तो बहुत मजबूत थी, लेकिन फिनिशिंग टच देखने में उतना सुंदर नहीं रहता था और जल्दी नहीं बनता था। जब आप हाथों से बनाएंगे तो वो टाइम टेकिंग होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो सामान बनते थे वो मशीनों से बनते थे। तो जब मशीन से प्रोड्यूस होते थे सामान, तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में उनका प्रोडक्शन हो जाता था। तो सप्लाई जल्दी होती थी, ठीक है, डिलीवरी जल्दी होती थी, सामान जल्दी पहुंचता था, डिलीवरी जल्दी होती थी और प्रोडक्शन भी जल्दी हो जाता था, सप्लाई में तेज़ी आ गई थी। तो वो जब सामान यहाँ पे आने लगा तो सामान सस्ता था, तो धीरे धीरे यहाँ के लोग यहाँ के सामान खरीदना बंद कर दिए। और अंग्रेज़ों ने, ठीक है, इन कारीगरों को पूंजी नहीं दी, पैसा नहीं दिया। भाई आप कोई सामान बनाएंगे, उसका प्रोडक्शन जब करेंगे किसी सामान का, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, पैसे तो आपको लगाने पड़ेंगे। फिर जब आपका माल तैयार होगा, आपका जब प्रोडक्ट तैयार होगा, उस प्रोडक्ट को आप जब मार्केट में सेल करेंगे, बेचेंगे, तब फिर आपके पैसे निकल के आएंगे, तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इनको पूंजी देना बंद कर दिया अंग्रेज़ों ने, ब्रिटेन वालों ने पैसा देना बंद कर दिया। तो जब पैसा देना बंद कर दिया तो उन्होंने सामान बनाना भी बंद कर दिया। और विदेशों से यानी ब्रिटेन से जो सामान बन के आते थे, उनको धड़ल्ले से इंडिया के मार्केट में उतार दिया गया। तो ये जो अपने मन के मालिक थे, ठीक है, ये जो मेहनत करते थे, पैसा कमाते थे, ये अब अंग्रेज़ों के लिए मज़दूर बन गए। यानी अंग्रेज़ों के हुक्म पे काम करने लगे, अंग्रेज़ों के मज़दूर के रूप में ये रह गए। तो इस प्रकार से ब्रिटेन वालों ने इंडिया का जो लोकल उद्योग धंधा था, जो ट्रेडिशनल जो उद्योग धंधा था, उसको एकदम से चौपट उन्होंने कर दिया। अब अगली हेडिंग पे चलते हैं। अगली आपकी हेडिंग है ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेटलर्जी। ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी में क्या हो जाता है कि जो आपके मेटल्स होते हैं उनको पिघला करके, ठीक है, और उनसे बहुत सारे मेटल बनाए जाते हैं, निकाले जाते हैं, ठीक है। यानी मेटल्स को उसमें पिघलाया जाता है, फिर उसमें कुछ ऐड किया जाता है, ऐड करके नए मेटल या उससे अच्छे क्वालिटी के मेटल आपके बनाए जाते हैं। तो उस टाइम के इंडिया में 18वीं सेंचुरी के आसपास इंडिया में सफिशिएंट अमाउंट में आयरन, लोहा पाया जाता था, ठीक है। ज़मीन को लोग खनते थे, माइनिंग करते थे, माइनिंग करके लोहा निकालते थे। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि उस टाइम वार बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो जब वार बहुत ज़्यादा हुआ करते थे तो वार में आपके हथियार भी चाहिए होते थे। तो तलवार होती थी, स्वॉर्ड होती थी, चाकू होता था, खंजर होता था, ठीक है। तो वो लोहे के ही हथियारों बनते थे, ढाल बनाई जाती थी, स्वॉर्ड बनाए जाते थे, नाइफ बनाए जाते थे, ठीक है, और एरो वगैरह बनाए जाते थे, वो सारी चीज़ें बनाई जाती थी। तो उस टाइम इंडिया में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टील बनाया जाता था, ठीक है। आयरन को ज़मीन से माइन करके निकाला जाता था और फिर इसको लोहे की भट्ठियों में, फर्नेस में पिघला करके उसे स्टील बनाया जाता था, जिसको वुड जो स्टील कहा जाता था, WOOTZ,
WOOTZ, वुटज, वुटज स्टील, ठीक है, बनाया जाता था। और ये वुड जो स्टील था वो बहुत ही सुपर क्वालिटी का स्टील था। उससे जो वेपन बनते थे, उससे जो तलवारें बनती थी, उससे जो तीर बनते थे, उससे जो आपके स्वॉर्ड बनते थे, उससे जो आपके नाइफ बनते थे, ठीक है, जो भी वार में यूज़ होने वाले जो हथियार बनते थे वो सुपर क्वालिटी के होते थे, बेस्ट क्वालिटी के होते थे। और इस वुड जी स्टील को कन्नड़ लैंग्वेज में उक्कू कहा जाता था, UKKU, उक्कू कहा जाता था। और तमिल लैंग्वेज में उरुक्कू कहा जाता था, URUKKU। तमिल में उरुक्कू कहा जाता था और कन्नड़ में उक्कू कहा जाता था। तो ब्रिटेन वाले जब इंडिया में आए, उन्होंने देखा कि वुड नामक स्टील यहाँ पे पाया जा रहा है, तो उन्होंने अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया। यहाँ से बहुत सारा लोहा, आयरन माइन किया, माइन करके उसे स्टील में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करके उससे उन्होंने बंदूकें, गन्स बनाए, उससे उन्होंने आपके तोप बनाए, और सारा का सारा यहाँ से आयरन आपका अपने कंट्री ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया। और वहाँ से वो रेल की पटरियाँ, रेलवे पटरियाँ बनी, रेलवे लाइंस बनी, और भी बहुत सारे कामों में वहाँ पे इसको यूज़ किया गया। और उसमें आपकी बुक में ये भी दिया है कि पोरस जो आपका था, ठीक है, जो तक्षशिला का जो राजा था, किंग था पोरस, जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया था तो पोरस को हरा दिया था। तो पोरस ने उसको 250 kg यही वुड जी स्टील दिया था अलेक्जेंडर को एज ए प्रेजेंट, एज ए तोहफे में, उपहार के रूप में, प्रेजेंट के रूप में 250 kg ये जो वुड जी स्टील था उसको अलेक्जेंडर को दिया था। और अलेक्जेंडर ने उससे डेमेस्कस की स्वॉर्ड, डेमेस्कस नामक तलवार बनाई थी, जो कि बहुत मजबूत तलवार थी और बहुत तेज वो काटती थी, ठीक है। अच्छा, ये आयरन से स्टील बनाने का जो कारोबार था वो कहाँ कहाँ था इंडिया में? तो बिहार में था। तो बिहार में आपका मगध था। पुराने टाइम में जब 16 महाजनपद का आप जब पढ़ेंगे तो उसमें मगध था, और मगध सबसे पावरफुल आपका था, मगध सबसे पावरफुल था। तो मगध जब सबसे पावरफुल था, मगध के पास बहुत बड़ी आर्मी थी तो उसे हथियार भी चाहिए, तो इसलिए बिहार था। उसके बाद सेंट्रल इंडिया था। सेंट्रल इंडिया का मतलब मध्य प्रदेश, नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू, ये एरिया जो आजकल इन नामों से जाना जाता है, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया में मेनली कर्नाटका में, क्योंकि कन्नड़ लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज की बात हो रही है, तो तमिलनाडु और कर्नाटका में तब वो मैसूर हुआ करता था उस टाइम। तमिलनाडु और कर्नाटका में, सेंट्रल इंडिया में और बिहार में ये आपका पाया जाता था। अब आइए चलते हैं अगली हेडिंग पे। मैं आपको एक एक हेडिंग पूरे डिटेल में, पूरे बेहतर तरीके से मैं समझा रहा हूँ। आप मेरे साथ चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, इससे आपका बहुत ही बेहतर नोट्स भी बनता रहेगा। तो चलिए हम फिर आगे की हेडिंग में लेते हैं। अगली हेडिंग आपकी है ट्रेड विथ यूरोप इन 18th सेंचुरी, ठीक है, इन 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी में ब्रिटेन का इंडिया के साथ ट्रेड किस प्रकार का था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ब्रिटेन वाले जब इंडिया में आए, उन्होंने देखा कि यहाँ की सॉइल, ज़मीन बहुत ही फर्टाइल है, यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से किया जा सकता है। तो उन्होंने कॉटन का, सिल्क का, इंडिगो का, शुगर का, ओपियम का, स्पाइसेस, ये सारी प्रकार के एग्रीकल्चर यहाँ पे किए। टोबैको, तंबाकू भी उगाया, ओपियम भी उगाया, इंडिगो भी उगाया, कॉटन भी उगाया, टी भी उगाई, कॉफ़ी भी उगाया। ये सारी चीज़ों की खेती करना हमें ब्रिटेन वालों ने सिखाया, क्योंकि उस टाइम तक इंडिया में इन सब चीज़ों की खेती नहीं होती थी, एग्रीकल्चर नहीं होता था। हम स्टेपल फूड उगाते थे, खाने वाली फसलें हम उगाते थे, ठीक है, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, सारी चीज़ हम उगाते थे। हम कॉमर्शियल क्रॉप नहीं उगाते थे। कॉमर्शियल क्रॉप्स का मतलब ऐसी क्रॉप्स जिसको केवल मार्केट में सेल करने के लिए ही उगाया जाता हो, पैसा कमाने के उद्देश्य से उगाया जाता हो, जैसे रबर हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ठीक है, इसको सेल करने से बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि फाइन कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक, ठीक है,
अच्छे क्वालिटी के कॉटन, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो कॉटन प्रोडक्शन के लिए सूटेबल थी, क्योंकि यहाँ की आपकी जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, यहाँ गर्मी ज़्यादा है। तो कॉटन का जो पौधा प्लांट होता है, ठीक है, वो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में ही उगता है। तो उसके लिए इंडियन क्लाइमेट आपका परफेक्ट था, सूटेबल था। तो कॉटन यहाँ पे उगाया गया। कॉटन उगा करके और उसका जो फूल होता था जिससे धागे या रेशे निकलते हैं, वो रॉ मटेरियल होता है, उसको इंग्लैंड में, ब्रिटेन में पानी के जहाज़ से पहुंचाया गया। फिर वहाँ कॉटन के कपड़े बनते थे और पूरे वर्ल्ड में सेल होते थे। सिल्क फैब्रिक, रेशम के कपड़े भी वहाँ पे का उन्होंने व्यापार करना चालू कर दिया। स्पाइसेस, इंडिया में मसाले, स्पाइसेस, इलायची, धनिया, काली मिर्च, ठीक है, लहसुन, ये जो आपके जायफल, ये जो आपके मसाले, इंडियन मसाले हैं। तो उस टाइम मसाले केवल इंडिया में और इंडोनेशिया में हुआ करते थे, ब्रिटेन में मसाले नहीं होते थे। तो उनको ब्लैक, काली मिर्च, इलायची वगैरह पसंद आता था। तो उसका भी वो यहाँ से सस्ते दाम में ख़रीदते थे और ले जाके अपने कंट्री में महंगे दामों पे बेचते थे। और उनको कभी कभी 50 या 60% का फ़ायदा होता था, 60 या 50% का प्रॉफिट उनको होता था। सस्ते दाम में खरीदते थे और अपने कंट्री में जा कर के महंगे दामों में बेचते थे। शुगर केन, गन्ने का उन्होंने यहाँ पे खेती की, गन्ना खेत से काटा, फिर शुगर मिलें यहाँ पे इस्टेब्लिश की। उन शुगर मिल में शुगर बनता था और वो भी सेल हुआ। ओपियम यानी अफीम, ये एक नशा करने वाला पदार्थ है, उसकी खेती भी की, ठीक है। और इन सब की खेती करके उन्होंने बहुत सारा पैसा यहाँ से, इंडिया से बनाया और अपने कंट्री में पैसा पहुँचाया, ठीक है। 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, प्लासी का जब वॉर हुआ, तो प्लासी के वॉर में ब्रिटेन वाले जीत गए और यहाँ के जो नवाब थे वो हार गए। तो पूरे बंगाल पे ब्रिटेन वालों का कब्जा हो गया। तो उन्होंने दीवानी राइट्स ले लिया, ठीक है। दीवानी राइट्स मतलब पूरे बंगाल में जो पैसा, जो टैक्स वसूला जाता था, टैक्स कलेक्शन किया जाता था, वो टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसको मिल गया? ब्रिटिश आर्मी को मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बंगाल में दीवानी राइट्स ले लिए, यानी टैक्स वसूलने का पावर ले लिया, तो उन्होंने खूब टैक्स वसूला। और ये बिजनेस तो उनका चल ही रहा था, लग गया तो उनका जैकपॉट लग गया, उनकी लॉटरी लग गई और दीवानी राइट्स ले लिए उन्होंने और खूब जम करके टैक्स उन्होंने वसूला। उसके बाद से आपकी इसमें एक हेडिंग है छोटी सी, ब्रिटिश कंट्रोल द मार्केट। तो फिर जब ये सारी चीज़ें हो गई तो पूरे ब्रिटेन वालों ने इंडिया के मार्केट को कंट्रोल कर लिया। जो ब्रिटेन वाले चाहते, जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती, वही यहाँ पे बनता, उसी की यहाँ पे खेती होती, वही यहाँ पे एक्सपोर्ट होता। यहाँ के जो फार्मर थे, यहाँ के जो मजदूर थे, वो अपने मन से एग्रीकल्चर नहीं कर सकते थे। उनकी सारी ज़मीनों पे लैंडलॉर्ड का कब्जा था, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट आपने पढ़ा होगा, रैयत वाली सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट आपने पढ़ा होगा। परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था। तो उसमें जो भी सारी आपकी ज़मीनें थी वो लैंडलॉर्ड को उसका मालिक बना दिया गया और लैंडलॉर्ड ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में काम करने लगे, ठीक है। 90% टैक्स वसूल के वो ब्रिटिश वालों को देते और 10% अपने खुद रख लेते, ठीक है। उसके बाद से 1813 में आपका चार्टर एक्ट आया। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, यानी इंग्लैंड के पार्लियामेंट से एक कानून आपका बन कर के आया। उस कानून के तहत, उस लॉ के तहत अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था, यानी अब तक ब्रिटेन के तरफ से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही थी। केवल एक ही कंपनी आई ब्रिटेन से, ईस्ट इंडिया कंपनी, और पूरे इंडिया पे वही कंपनी राज कर रही थी। लेकिन जब 1813 का जब आपका चार्टर एक्ट आया, उसके हिसाब से, उसके मुताबिक जो ब्रिटेन की दूसरी कंपनियां थीं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियां, अब उनको भी इंडिया में बिजनेस करने का लाइसेंस मिल गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक अधिकार था, जो मोनोपोली था, ये जो अकेले डॉन बन करके अब पूरे मार्केट पे कब्जा किए हुए थे, उनकी मोनोपोली ख़त्म कर दी गई।
और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा बहुत सारी कंपनियां, अब पूरा का पूरा इंडिया का मार्केट ब्रिटेन के लिए खोल दिया गया, ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोल दिया गया। अभी आपकी दो हेडिंग है, 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक और हेडिंग है मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर है फिनिश हो जाता है। तो आइए इसको समझ लेते हैं हम। देखिए 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जब 19th सेंचुरी आई तो 18th सेंचुरी के हाफ में यानी 1850 के बाद इंग्लैंड में तेज़ी से आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। यानी 1850 के आसपास जो यूरोपियन पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, तेज़ी से बढ़ी, वहाँ ज़्यादा लोग हो गए, पॉपुलेशन उनकी तेज़ी से बढ़ी। जब पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ी तो जो भी फूड था या जो भी आइटम्स थे या जो भी रेगुलर यूज़ की चीज़ें थी उनकी डिमांड बढ़ी। जब डिमांड बढ़ी लोगों को, जब ज़्यादा लोग हो गया तो ज़्यादा सामान चाहिए, तो सप्लाई भी बढ़नी चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ा, तो इंग्लैंड में बहुत सारी कंपनियां हो गई। अब इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो कंपनी वहाँ सामान बनाती उनको सामान महंगा पड़ता, तो फिर उनको प्रॉफिट नहीं निकलता, तो वो कंपनियां यहाँ पे आ गई, यहाँ से सामान बना करके यहाँ सस्ते दामों में सामान बनाते, जो कि यहाँ हम लोग गुलाम थे, तो वो जो चाहे वो करते। तो यहाँ सामान सस्ते में, चीपली सामान बना करके और फिर अपने कंट्रीज में उसको महंगे दामों में बेचते थे। ठीक है, ये काम हुआ। तो ये जब काम हुआ तो ब्रिटेन आपका जो था ये 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में एक सुपर पावर बन गया। उसकी इकॉनमी मजबूत हो गई, वहाँ पैसा ही पैसा था, मार्केट में पैसा था, हर जगह पैसा था। ठीक है, और उसके कंपैरिजन में जो इंडियन मार्केट था, जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे, वो धीरे धीरे कंगाल होते जा रहे थे, उनके लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब वो मजबूर होकर के, ठीक है, ब्रिटेन वालों के लिए काम करते थे, कम पैसे में काम करते थे। तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया जब ब्रिटेन का मार्केट भी आपका सैचुरेट हो गया, वहाँ बहुत सारी कंपनियाँ हो गई। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडिया से जो सामान जा रहा था उस पर इम्पोर्ट लगा दिया, उस पर टैक्स लगा दिया, ताकि वहाँ जो सामान बनता था, ठीक है, वो उसको भी कीमत, उसको भी सस्ते दाम में वो बिके। इंडिया से सस्ता सामान जाता था, ठीक है, तो यहाँ का सामान सस्ता होने के नाते वहाँ बिकता था। तो वहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर थे, वहाँ भी तो बिजनेसमैन होंगे, वहाँ भी तो फैक्ट्रियाँ होंगी, उनको जब नुकसान होने लगा तो यहाँ से सब सामान गया, तो उन्होंने वहाँ पे टैक्स लगा दिया, वहाँ की गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो जब टैक्स लगाया तो यहाँ पे सामान बनने बंद हो गए, क्योंकि जब टैक्स लगा दिया तो ये सामान, जब टैक्स लगने के बाद जब वहाँ जाता तो ये सामान भी वहाँ जा कर के महंगा हो जाता। तो सस्ते दाम के लिए इंडिया से सामान आता तो सब खरीदते थे, और जब इंडिया से ही महंगे सामान जाएंगे तो उससे बढ़िया तो वहीं से सामान उन्होंने खरीद लें। उनके अपने यहाँ भी तो सामान बनते थे, उनके अपने यहाँ के सामान महंगे बनते थे, क्योंकि रॉ मटेरियल वहाँ महंगा पड़ता था। यहाँ से रॉ मटेरियल बन के सामान जाता था तो सस्ता पड़ता था। जब टैक्स लगा दिएगा यहाँ के सामान पे तो यहाँ के सामान भी महंगे हो गए। तो अब दोनों सामान लगभग इक्वल दाम के हो गए, इक्वल प्राइस के हो गए, तो लोग वहीं से सामान खरीदने लगे। तो जब वहीं से सामान खरीदने लगे तो यहाँ के जो आपके आर्टिसन और जो मजदूर, जो क्राफ्ट्समैन थे, जो ब्लैक स्मिथ थे, गोल्ड स्मिथ थे, ठीक है, जो पीजेंट्स थे, जो आर्टिसन थे, वो जब खाली हुए तो वो फिर से एग्रीकल्चर की तरफ वो चले गए। जो उनका पुराना काम धाम था, जो पुराना उनका उद्योग धंधा था, उस पर वापस उनको जाने का मौका मिला, क्योंकि जब वहाँ सामान की डिमांड कम हो गई तो यहाँ सामान बनने उतने बंद हो गए, उतने नहीं सामान बने। ठीक है, तो उनको वापस जो है कि खेती करने का मौका मिला। उसके बाद से मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में सबसे पहले प्लांटेशन इंडस्ट्री आई। तो अंग्रेज़ों ने, ब्रिटेन वालों ने एक नया तरीका निकाला। ब्रिटेन वालों ने टी और कॉफ़ी की यहाँ खेती चालू की। तो जब कोई एग्रीकल्चर आप बहुत बड़े लेवल पे करते हैं तो उसको कहते हैं प्लांटेशन। ठीक है, आपका थोड़ा सा ही खेत है, थोड़ा सा ही फील्ड है, उसमें आपने गेहूँ बोया हुआ है, राइस बोया हुआ है, तो उसको एग्रीकल्चर कहेंगे, फार्मिंग कहेंगे। लेकिन जब आपके पास अगर 10 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ अगर आपके पास खेत हो, 100 एकड़ खेत हो, और उससे यहाँ से टोटल आपने अगर उसमें गेहूँ बो दिया है, बड़े लेवल पे बोया है, एग्रीकल्चर किया है, तो उसे हम कहेंगे प्लांटेशन। तो टी और कॉफ़ी का प्लांटेशन अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कराया। आसाम में,
ठीक है। फिर केरला में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी माउंटेन केरला में, फिर तमिलनाडु में, और कर्नाटका में कॉफ़ी लगाया गया। आसाम, केरला, नीलगिरी माउंटेन, इन सब एरियाज़ में आपका टी और कॉफ़ी का तो आपका कर्नाटका में किया गया। आसाम, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, तमिलनाडु, नीलगिरी माउंटेन, इन सब एरियाज़ में टी का प्लांटेशन वहाँ पे किया गया। उसके बाद से उसमें भी अंग्रेज़ों ने बहुत सारे पैसे कमाए। तो यहाँ के जो मज़दूर थे, जो फार्मर थे, उनको इसमें काम मिला। फिर आया आपका मशीन बेस्ड। जब यहाँ पे कॉटन उगाया जाने लगा, शुगर केन उगाया जाने लगा, इंडिगो उगाया जाने लगा, तो शुगर केन यानी गन्ना जब उगाया जाने लगा तो गन्ने को प्रोसेस करने के लिए शुगर मिल लगानी पड़ी अंग्रेज़ों को। तो अंग्रेज़ों ने, ब्रिटेन वालों ने यहाँ पे शुगर मिल लगाई, जिससे यहाँ के लोगों को काम मिला। उसके बाद से जब यहाँ कॉटन उगाया जाने लगा और यहाँ से कपड़े बना बना के वहाँ बेचे जाने लगे, ठीक है, तो यहाँ पे कॉटन मिल भी लगाई गई। तो मेनली जो कॉटन मिल लगाई गई वो आपकी बॉम्बे में और गुजरात में लगाई गई, सूरत में, अहमदाबाद में, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, ठीक है, इन जगहों पर कॉटन मिल्स लगाई गई। तो इन जगहों पे जब कॉटन मिल लगाई गई, कॉटन की मिलें खुल गई, तो यहाँ के लोगों को काम धाम मिलने लगा, यहाँ के मजदूर पैसा कमाने लगे और एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप आपका हो गया। उसके बाद से आपकी आई हैवी इंडस्ट्रीज़। हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो आपके जो यहाँ पे रोड बनने लगे। तो जब ये सब चीज़ें होने लगी, जब इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रोथ होने लगा, कॉटन मिल, राइस मिल, शुगर मिल जब यहाँ बनने लगी, तो बने हुए सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने के लिए हमको अच्छे रोड चाहिए, अच्छा रेल नेटवर्क चाहिए। भाई सामान बन गया तो सामान जब सामने वाले को पहुँचेगा नहीं तो फिर बिकेगा कैसे, मार्केट में कैसे जाएगा? ऐसा थोड़ी कि यहाँ सामान बनेगा और यहीं मार्केट उसका है, ऐसा तो है नहीं। सामान बहुत दूर दूर बनता है और दूर दूर तक उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक करने के लिए उन्होंने, ब्रिटेन वालों ने रोड्स बनाए, रेल नेटवर्क बिछाया, रेल बनाई, तो कुछ हैवी मशीनें भी बनाई। तो जब हैवी मशीनें बनाई जाने लगी तो उसको हैवी इंडस्ट्रीज़ हम लोग उसको कहने लगे। और हैवी इंडस्ट्रीज से भी अंग्रेज़ों ने पैसा कमाया और यहाँ के जो लोग थे उनको भी पैसा कमाने का मौका मिला। ठीक है, अब एक लास्ट हेडिंग आपका बच गया है इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट, इन सब चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो इन सब चीज़ का जो इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे वो नेगेटिव ही पड़ा, पॉजिटिव तो नहीं पड़ा। इकोनॉमिक ब्रेन ड्रेन हुआ, ठीक है, इकोनॉमिक ड्रेन हुआ। यहाँ से पैसा, यहाँ के मिनरल्स, यहाँ के लैंड रिसोर्सेज का यूज़ हुआ और सारा का सारा पैसा ब्रिटेन में डाला गया, भेजा गया। यहाँ के जो ट्रेडिशनल उद्योग धंधे थे उनको चौपट कर दिया गया। ठीक है, हमको ह्यूमन राइट्स नहीं दिया गया, हमारे ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए गए। ठीक है, और यही रीज़न है कि आज भी हम पुअर कंट्री माने जाते हैं, एक गरीब देश माने जाते हैं। हम अमीर देश नहीं हो पाए क्योंकि ब्रिटेन ने हमको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा, यहाँ के रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज़ करके बहुत सारा पैसा उसने अपने कंट्री में वो ले गया। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, मैं आपके डाउट्स अगर क्लियर कर पाया हूँ और चैप्टर का एवरी डिटेल मैंने आपको समझाया है, या अच्छा लगा है, तो ये आप इसको, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द चैप्टर नंबर 7 के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।